नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। कुल्लू मनाली की ये हसीन वादियां हैं और यहाँ बहती है व्यास नदी। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छिपा है एक ऐसा डर, एक ऐसा खतरा जो हर साल तबाही बनकर टूटता है। हर साल मॉनसून की दस्तक लोगों को डर का सामना करवा रही है। क्या सरकार को किसी समय जैसी बड़ी आपदा का इंतजार है? क्या मॉनसून से पहले फिर कोई हादसा दस्तक देगा? इन्हीं इलाकों से होकर एलएसी एलओसी तक देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले सामरिक हाईवे को किस दुश्मन का खतरा है? इन्हीं सवालों पर आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे हिमाचल की उस डिजास्टर लाइन की सच्चाई जो अब टाइम बम बनती जा रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक कुल्लू जिला में रोहतांग टनल के समीप धुंधी से लेकर औट तक 70 किलोमीटर की लंबी व्यास नदी की तटरेखा पर अब डिजास्टर लाइन बन चुकी है। इस डिजास्टर लाइन में बसे इलाकों में हजारों लोगों को हर साल बरसात मौत की दहलीज तक लेकर जाती है। सड़कों के किनारे हों या फिर घर, स्कूल हॉस्पिटल हों या फिर वॉल्वो बस स्टैंड, इन तमाम इलाकों तक व्यास नदी का रौद्र रूप कहर बनकर पहुंचता है और पीछे रह जाता है तबाही का मंजर। साल 2023-24 में कुल्लू मनाली में मॉनसून ने ऐसा तांडव खेला जिसके जख्म आज भी हरे हैं। यहां हुई तबाही की ये तस्वीरें आज भी नेता हों या फिर अधिकारी, आम जनता या फिर करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन पर उपलब्ध होंगी। गूगल अर्थ से ली गई एरियल तस्वीरों के साथ आपको रेड जोन में आने वाले कुछ फ्लड प्रोन इलाकों की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दस 10,000 करोड़ की लागत से बना किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे भी इसी डिजास्टर लाइन से होकर गुजरता है, जो सामरिक लिहाज से देश के लिए बेहद अहम है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश के साथ एलएसी एलओसी तक को मजबूती देने वाले इस हाईवे पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुल्लू से मनाली तक इस हाईवे को बेशक पिछली बार की तबाही के बाद लीपापोती कर चकाचक कर दिया गया है, लेकिन प्रोटेक्शन वॉल का इंतजार आज भी किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उफनती ब्यास का मॉनसून में रौद्र रूप फिर आया तो इस करोड़ों रुपए की लागत से बने हाईवे का बहुत बड़े हिस्से का नामो निशान फिर से मिट सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस 70 किलोमीटर लंबी व्यास नदी की तटरेखा में अब तक कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं। इस लिस्ट में सोलंग, पलचान, नेहरू कुंड, बाहंग, रांगड़ी, कलाथ, 15 मील, डोभी, रायसन, माहौल, भुंतर, बजोरा तक के दर्जनों भर के इलाके आते हैं जो हर साल इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। और ठोस कदम और लेट लतीफी की वजह से ये लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। हर बार बाढ़ आती है, लोग डर के साए में रहते हैं। तबाही के बाद सरकार और राजनीति के रसूखदार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कुछ नहीं बदला। क्या किसी समय जैसी तबाही का इंतजार है? यह बोल हमारे नहीं बल्कि इन प्रभावित इलाकों की जनता के हैं। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रही है यहाँ की जनता।
बरसात का सीज़न आने वाला है, तो ये सीज़न जो है 2 या 3 महीने का ऐसा सीज़न होता है। इस टाइम पे शायद ही कोई बांग वाला जो है वो चैन की नींद सो पाता होगा। अपनी बात अगर मैं कहूँ तो मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे एक पेट्रोल पंप रन कर रहा हूँ, जो कि 2018 में एक बार मानसून में पूरी तरह से कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया था। इवन कि जो मेरे अंडरग्राउंड टैंक्स थे वो भी 2 किलोमीटर दूर जाके मिले थे। तो इतना मैसिव फ्लड यहाँ पे, इतनी रॉक्स और इतना डेंजरस टाइम होता है कि कोई भी जो हमारा यहाँ पे नेहरू कुंड से लेके बांग तक का एरिया है, नोबडी इज़ सेफ। और गवर्नमेंट की तरफ से हर बार जो है जो बोला जाता है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट अभी अगर आप देखें तो रूट लेवल पर उस तरह से कोई भी काम नहीं हो पाया है। 2023 में भी जब फ्लड आया तो नदी हमारे यहाँ बिल्कुल जो मेन स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इस पे चल रही थी। इवन कि जो हमारा यहाँ पे एक DRDO का इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी दीवार को तोड़कर नदी उनकी अंदर प्रेमाइसिस में पहुँच गई थी। 2023 के बाद भी काफ़ी सर्वे हुआ, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स काफ़ी लोग आए, बट वही हो गया कि बातों में ही सब कुछ रह गया है। 2024 में फिर वही हुआ, उसी रास्ते से नदी आई और सड़क पे दोबारा से पानी चला। कारण क्या? कारण यही है कि जो हमारी इसकी नदी की दोनों तरफ के जो एरिया हैं उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं पे लूप होल्स हैं। आप नेहरू कुंड से देखें तो नीचे तक का जो हमारा ये बांग का एरिया है, जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं वो इनहेबिटेंट हैं, उसको कोई भी प्रोटेक्शन अभी तक नहीं है। तो नदी, और दूसरी बात यह है कि इलीगल माइनिंग की वजह से नदी का जो रिवर बेड है वो बहुत बड़ा है। नदी का जहाँ को भी उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, नदी उस तरफ हो जाती है। तो दोनों ही एरिया, बांग वाला भी और ऊपर नेहरू कुंड से लेके नीचे तक का जितना भी हमारा ये कैचमेंट का एरिया है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो बहुत सारे लोकेशंस हैं 70 किलोमीटर के इस डिज़ास्टर लाइन में, वहाँ पर RCC वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया? क्या आपकी बातचीत या लोगों की बातचीत प्रशासन से या संबंधित विभाग से नहीं हुई है क्या डिमांड को लेकर? देखिए जी, जब इसका पहले जब आया था एक बार कि इसको दोनों तरफ से चैनलाइज किया जाएगा, तो जो हमारा एरिया है बांग का, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया था। जो टेंडर हो रहे थे उसमें सबसे पहले कहा गया था कि जो फर्स्ट फेज़ में है वो बांग को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है वो हमारा इस वक्त बांग ही है। बट वही है कि अभी अगर आप देखें तो पतलीकुल में RCC वॉल का काम किया जा रहा है, आपका 18 मील में काम किया जा रहा है, बल्कि कलाथ में भी अब स्टार्ट हो रहा है काम। तो कहीं ना कहीं पे मतलब हम लोगों की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो मैं यही आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही बोलना चाहूँगा कि काइंडली जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए। तो आपको लगता है कि जैसे समेज में हादसा हुआ, कहीं बांग और ये एरिया समेज न बन जाए? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से रॉक्स आती हैं यहाँ पे, उस तरह से ये मतलब आप सोच लीजिए कि एक नाइट में ही ये सब कुछ सारा जो है आपका नक्शा चेंज कर सकता है। मेरे को यहाँ पर हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए, और नाम है मेरा हरभजन सिंह। तो हरभजन जी, पिछले 2023-24 में जो बाढ़ आई थी, तब आप इस पंप में थे, क्या मंजर रहा? हम यहीं थे उस टाइम, तो मंजर ऐसा था, हम रात को यहाँ सोए पड़े थे, तब बाढ़ आई तो भागने का मौका भी नहीं दिया इसने। आगे से भी पानी था, पीछे से भी। तो कम से कम हमारे को मनाली में रहते हुए अब 2-2.5 साल नीचे रहते हैं, यहाँ रहने को दिल नहीं करता। इस जो 2-3 महीने होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो दिन में जब 2023 में बाढ़ आई जी, तो कभी सोचा था कि आपकी सड़क के आगे से होते हुए जाएगी? और उस दौरान क्या कौन कौन लोग थे यहाँ पर, क्या मंजर था? हम पूरा स्टाफ था यहाँ पर, और भागने का मौका नहीं दिया इसने, कुछ नहीं। दिन में जी 1-2 बंदे हमारे चले भी गए, पर हमारे को तो मौका नहीं मिला। आगे से भी पानी था, पीछे भी पानी था। यहाँ पर बहुत डेंजर जोन है ये सर। तो आपको लगता है कि सरकार को ठीक करना चाहिए ताकि नदी इस तरफ को सरकार को यहाँ पर कोई ना कोई RCC देनी चाहिए, तो यही गुंजारिश है। तो अब बरसात आने वाली है तो हम जाते मनाली हैं सर, बाकी ऐसा है मनाली में रहना पड़ेगा, यहाँ से रहने को दिल ही नहीं करता 2-3 महीने, ऐसा है सर। मैं खिमेराम ठाकुर भूषाल से रहने वाला हूँ। तो ये बरसात क्यों डरा रही है आपको? पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बाढ़ ने त्रासदी की है, क्या अब तक ज़मीनी स्तर पर कोई प्रोटेक्शन वर्क किया गया है? जो सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। सरकार तो दावे करती है, दावे करना काम इनका है, प्रैक्टिकली काम तो कुछ करते ही नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम पर आते हैं तो बड़े बड़े वो देते हैं भाई कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करें। जब सरकार बन गई उसके बाद कोई
ना गल करते, ना खबर करते, ना कुछ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने हजार लोगों की ज़िंदगी पर ये बरसात, ये मॉनसून जो है वो डर का साया बना रही है? ये तो बरसात तो ऑल इन वर्ल्ड ही है, ये तो एक हमारा पार्टिकुलर ये नहीं है। तो हम यहाँ के रहने वाले, तो हमने यहाँ की बात करनी है। तो यहाँ तो अब हमने पलचान से लेकर सोलंग से देख रही है, तो लैंड राइजिंग हो रही है, तो उससे सोलंग को खतरा हो रहा है। उसके बाद लास्ट ईयर जो है, जब बरसात में फ्लड आया था, तो पलचान गांव को खतरा हो गया था, बह भी गए थे। उसके बाद नीचे आओ तो ये जो नीचे जो खैर घाई है, ये तो उत्तर डिस्टेंस के नेहरू कुंड से आगे इसने बहुत भयंकर रूप धारण किया। और एक बात तो ऐसा है कि थोड़ा प्रकृति से मानो डर भी नहीं रहे। जहाँ कैचमेंट एरिया है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ना भी दुकान बनाना चाहिए, ना कुछ बनाना चाहिए। तो अब कलयुग का प्रमाण है कि भाई हर आदमी लालची है, तो आगे आ रहा है, तो आगे आ रहे तो कुछ खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव तो ऐसा है कि भाई कि सरकार इस पर गहन करे कि दोनों तरफ जो है प्रोटेक्टिव वाल्स, पक्की प्रोटेक्टिव RCC वाल दे दे, और उसके बैक में इसको एक प्लान एरिया बना के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो विकसित हो जाए। प्रोटेक्टिव वाल हो जाएगा और टूरिज्म को बैठे टूरिस्टों की बैठे। तो इस बार की बरसात से क्या प्रोटेक्शन मिल पाएगी या फिर भगवान? अब बात है तो ऊपर के ऊपर है, आप क्या कह सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। ज़्यादा भी सकती है, कम भी होता है, और नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर डर तो है ना, डर कैसे नहीं है। डर तो एक बारिश आती तभी डर हो जाती है, बरसाती तो अलग बात है, 2-3 महीने बरसात होती है। मैं जो है अपनी गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट से, सुक्खू सरकार जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि काइंडली इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब ये नदी आती है, अगर मोस्टली आज तक जब भी हमने देखा है, तो ये रात के टाइम पे ही क्लाउड बर्स्ट के कारण इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, और उस टाइम पे जो हैं काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब कि आपके नींद में होते हैं, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि रात के टाइम पे जब ये नदी आती है तो यहाँ से मनाली पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस एरिया को दूसरा समेज बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट से यही काइंडली इसको प्रोटेक्ट किया जाए। कुछ इलाकों की सुरक्षा के लिए बेशक RCC वॉल जरूर लगाई जा रही है, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। मॉनसून आने को है, लेकिन पलचान और बाहंग जैसे कई इलाके हैं जो आज भी खुले जख्म की तरह पड़े हैं। सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और DC कुल्लू तोरुलेश रवीश इस मामले पर क्या कह रहे हैं, ये सुनना बेहद जरूरी है। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं बरसात अब कुछ ही महीनों? बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे DC साहिबा ने खुद भी दिखाया है, लेकिन 2 बातें हैं। एक तो एरिया बहुत बड़ा है, और दूसरा ये है कि अब इतना धन तो 200 करोड़ भी एक ज़िले के लिए कम नहीं होता। हम और प्रयास करेंगे। अब किस तरीके से उसकी वरीयता बनाई जाए, ये काम तो जिला प्रशासन ही कर सकता है। ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी सबसे ज़्यादा रहता है ज़िला कुल्लू में, और एक डेडिकेटेड ट्रैफिक फोर्स की डिमांड जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि इस डिमांड को कब पूरा किया जा सकता है, ताकि ट्रैफिक ही एक समस्या है जो मनाली के लिए परेशानी बन रही है, चाहे कुल्लू के लिए? समस्या बहुत गंभीर है। अभी 2 पुलिस स्टेशन सैंक्शन हुए थे जब अटल टनल बनी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू प्रोवाइड देम दी मैन पावर, जो कि DG साहब अपने सोर्सेज से अगल बगल से कराते हैं। क्योंकि आप ये भी देखिए ना, दिस इज़ नॉट ए 24/7 सिचुएशन, दिस इज़ अ सिचुएशन लिमिटेड। तो जितनी संभव हो पाता है अगल बगल से फोर्सेस का वो करते हैं, लेकिन हाँ, और अगर कोई संभावना होगी तो उसको मैं तलाश करूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमने पलचान का भी एक पॉइंट है BRO के साथ, आपके ध्यान में होगा, जहां रिवर लेवल ऊपर चला गया है। तो हमने दोबारा इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करके डिजास्टर के लिए वहां पे भी अभी जियोलॉजिस्ट को स्टडी के लिए बुलाया था। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज वेयर वी सिट एट टुडे, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रेच। आपको खुद भी पता है, फ्रॉम अप टू मनाली टिल पंडो, इन वे आप बोल सकते हो कंटिन्यूस बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही अलोंग द हाईवे अफेक्टेड है जी। 2023 में जो बाढ़ आई थी, आई थिंक सभी को पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे।
जहाँ पे बहुत ज़्यादा मक भी आ गया था और बहुत ज़्यादा डिजास्टर भी हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई एट दैट पॉइंट करके 2023 के इमीडिएटली बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से कुछ पॉइंट्स पे उनको ड्रेज करके रिवर को स्ट्रीमलाइन किया गया था। और ये एक जो क्वेश्चन है रिवर की स्ट्रीमलाइनिंग का और इसका जो मिटिगेशन में प्रपोजल है, आपको पता है एक बड़ा प्रपोजल पूरी रिवर के अलोंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे एसटीएमएफ के थ्रू भी नहीं, इनफैक्ट एनडीएमएफ को डायरेक्टली भी टेक अप किया गया है। But the need was felt that there were very critical sections and they were immediately done under STMF, जिसमें बहुत सारे इस पॉइंट्स पे अभी काम भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। We are hopeful that because a lot of that work is in full swing, this year we will be better protected for the monsoon. मैम, वैज्ञानिकों की माने तो इन रिवर बेड्स को आरसीसी या प्रोटेक्टेड तरीके से जो है वो काम करने की जरूरत है, और नदी का लेवल जो है सड़क या बाकी रिहायशी इलाकों से भी ऊंचा चला गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में जो फ्लड का इम्पैक्ट रहता है उसको कम किया जा सके। ये सभी पॉइंट, जैसे कि आपको पता है 2023 के फ्लड्स के बाद भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जो आईपीएच, जियोलॉजिस्ट और सभी लोगों को, टेक्निकल लोगों को जोड़ के बनाई गई थी। उसकी कुछ फाइंडिंग्स ही थी जिनको आगे भी टेकअप किया पैरेलली, क्योंकि हमारा एनएच इफेक्ट हुआ था। एनएचएआई ने अपने स्तर पे अपनी रोड के लिए भी एक साइंटिफिक स्टडी की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे मिटिगेशन के प्रपोजल्स पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं आप पर काफी बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के स्तर पर किस तरीके से डिमांड्स भेजी गई है? जी नहीं, पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद ही करूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एससीएमएफ के माध्यम से ऑलमोस्ट 186 करोड़ के बजट दिया गया था, जो ये वेरियस मिटिगेशन वर्क्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया था। सो आई थिंक एंड इट वाज ओवरऑल 600 करोड़ के फंड में से 186 वाज गिवन टू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। सो वी हैव रिसीव्ड ऑल सपोर्ट। ये क्लासिक केस है क्लाइमेट का और कंस्ट्रक्शन मिसमैच का। अब तक सरकारी प्लानिंग में नदी के स्वाभाविक मार्ग को ही नहीं समझा गया है। वैज्ञानिक और जानकारों के मुताबिक इसका हल है साइंटिफिक जोनिंग, रिवर बैंक स्टेबलाइजेशन और बफर रीजन डेवलपमेंट। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से सीखकर इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को नदी नालों में ड्रेजिंग करने की अनुमति प्रदान की है। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट व अन्य जरूरी अनुमति के लिए भारत सरकार से हिमाचल सरकार का पत्राचार जारी है। अगर इस ओर उठाए जाने वाले कदम और इस प्लान को जल्द जमीन पर उतारा जाएगा तो काफी हद तक समस्या का हल माना जा सकता है। ड्रेजिंग से कर्ज के बोझ तले दबी सरकार के खाली खजाने को भी फायदा पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, नदी नालों में ड्रेजिंग से उपलब्ध होने वाले लाखों मीट्रिक टन रेत पत्थर सस्ते दामों पर जनता को मिल पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान और कुल्लू के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट संदीप क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। क्योंकि हमारे कुल्लू में 2023 में बड़ी बारिश हुई थी, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था और ब्यास की वजह से नुकसान हुआ था। आज कैबिनेट ने जो है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ड्रेजिंग करने के लिए जो है वो अनुमति प्रदान की है कैबिनेट ने, और उसकी जो औपचारिकता है वो पूरी करेंगे। तो कैबिनेट ने आज उसमें अनुमति अपनी दे दी। नहीं, इस पे अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें भी इसके ऊपर बड़ा चर्चा हुई है, क्योंकि हर बार उसमें नया मलबा आता है, पत्थर आता है। इसलिए जिस तरीके से और राज्यों में ड्रेजिंग पॉलिसी अपनाई जाती है वैसे ही हम उसको प्रदेश में हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि ये पत्थर जो है इसमें एफसीए लगता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के माध्यम से उसमें उसको उठाने के लिए हमें एफसीए के क्लियरेंसेस चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हम इसको या तो डिजास्टर एक्ट के माध्यम से पहले करवाया गया है। अब फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि जितना भी इसमें पत्थर है उसको उठाया जाए, उसकी चैनलाइजेशन सही से हो, क्योंकि बार बार जब भी हमारा बाढ़ की स्थिति बनती है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उससे जो है वाटर लेवल ब्यास नदी का बढ़ जाता है और बहुत से सड़कें डैमेज हो जाती है, कई जगहों पे दुकानें डैमेज हो गई है, कई जगहों पे रेजिडेंशियल एरिया डैमेज हो जाते हैं। हमारे मनाली में तो जो हमारा पोटैटो ग्राउंड है वहां पर पूरी तरीके से पिछली बारी क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं खुद वहां पे गया था,
तो इसलिए इस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ड्रेजिंग पॉलिसी है उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर भी रही है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि उसमें FCA का और NGT के मसले आ जाते हैं, इसलिए उसको लीगल रूप से कैसे देखना है उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमने नितिन गडकरी जी से भी मैंने इस विषय में बात करी है, वो भी जब आए थे उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी थी। तो जो हमारा अब NHAI का काम वहां पे हो रहा है, उसके जो हाइट है उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मिनिमम डैमेज उस इलाके के अंदर हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जितनी भी सड़कें हमारी बन रही है, चाहे 2 लेन से 4 लेन हो रही है, चाहे एलिवेटेड रोड बन रही है, चाहे टनल्स बन रही है, उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम जो भी कोई ऐसा नुकसान, चाहे वो नदी के रूप में हो, चाहे पहाड़ों को जो हमारा जो पहाड़ धंस रहे हैं या हो रहे हैं, उसके लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है। आपने इस बात को देखा भी होगा, समस्याएं आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए उसके लिए हमारी बहुत सारे सर्वे ऑफ इंडिया TSDC के माध्यम से किस प्रकार से पहाड़ों के अंदर भी विकास हो और विकास के साथ साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोका जाए, उनको हमने टेक्निकल टीम रखी है, हमने IIT की टीम रखी है और उसके अनुसार उस काम को भी हम पूरा करें। हिमाचल में गैर भाजपा सरकार है, इसलिए विकास में केंद्र एक बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपके माध्यम से आपने पूछ ही लिया है, लगभग हमारे 73,000 करोड़ के काम हमारे हिमाचल के अंदर हो रहे हैं। उसमें NHAI का भी NHAI के काम है, NHPWD स्टेट के काम है, हमारे CRI आपके काम है, हमारे सेतु बंधन के काम है, हमारे एनुअल प्लान के प्रोग्राम है। मगर उन सब के लिए हमको जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमको जो लैंड एक्विजिशन चाहिए, हमको समय से यहाँ के सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सर्टिफिकेट्स और वहाँ समय से हमको जमीनें नहीं मिलने के कारण से, राज्य सरकार का योगदान नहीं मिलने के कारण से जो पैसा हम दे रहे हैं, हम और पैसा यहाँ देना चाहते हैं। आज भी हम जितनी DPR बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट की एजेंसी भी हमारे साथ काम करती है, वो एजेंसी योगदान नहीं दे रही है, उसके कारण से हमारे को बहुत कठिनाई हो रही है। संदीप सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ड्रेजिंग को लेकर जो है कुछ रिसर्च कर रही है दूसरे राज्यों में जाकर भी, और कुछ कैबिनेट से अप्रूवल भी दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिवर बेसिन्स हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पर अब ड्रेज हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन करेगा। तो किस तरीके से ये प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है और इससे बदलाव क्या होंगे? देखिए, ड्रेजिंग एक डिज़ास्टर को मिटिगेट करने का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि रिवर में जो एक्सेस मक आया है या एक्सेस बोल्डर्स आए हैं, सैंड है, उसको वहाँ से रिमूव करें और रिवर कोर्स को हम क्लियर करें जी। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से उत्तराखंड अपने रिवर्स को ड्रेज करके उसको डिज़ास्टर को मिटिगेट भी करता है और साथ साथ ही उससे रेवेन्यू जनरेट भी करता है, तो उसी मॉडल पे हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो कुल्लू में मनाली से लेके भुंतर तक का एक पूरा स्ट्रेच है अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स का, उस पे लास्ट ईयर जो डिज़ास्टर मिटिगेट करने के लिए DDMA ने जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविज़न के तहत सेक्शन 30 और 34 में एक ऑर्डर्स किए थे कि पूरी रिवर्स को हम ड्रेज करेंगे और उस मटेरियल को निकाल के वी विल डिस्पोज इट कॉमर्शियली जी। पर सिंस से पहली बार इनिशिएटिव था तो इसमें बहुत सारे लीगल इशू थे जो कि हमें उसको टैकल करना था। तो ड्रेज तो हमने कर दिया लेकिन हम उसको कॉमर्शियली सेल नहीं कर पा रहे थे जी। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने एक फर्दर एक इनिशिएटिव उसमें लेते हुए कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि जो ड्रेज मटेरियल है इसको कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से करेंगे और ये उसी लाइन पे करेंगे जिस लाइन पे उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्य कर रही है। तो अभी हम उस स्टेज में चल पड़े हैं कि उत्तराखंड की लाइन पे हम कैसे कैसे करें, क्योंकि जब हम उत्तराखंड में इसको स्टडी करके आए तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें एंगेज रहते हैं। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे रहता है, देन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन रहता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन इन्वॉल्व रहती है, देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो सभी से परमिशन लेते हुए आगे बढ़ने की जो एक ज़रूरत हमें लग रही है। और इसमें अभी लेटली फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने एक एप्लीकेशन दायर कर दी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जिसमें परमिशन के लिए लिखा गया है। तो आने वाले आई थिंक 4-5 महीने में कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड मॉडल पे इसको एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे। सर, किस तरीके से देखें सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस इनिशिएट की तरफ
कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 70 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो डिज़ास्टर लाइन के तौर पर देखा जाता है, तो प्रायोरिटी उस पर रखी गई? अभी प्रायोरिटी उसी पे है, पर उसमें भी हमने जैसे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने एक सैंपल उसके तौर पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में लीगल जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका ना फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को आइडिया है ना ही किसी और को था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अभी 3 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जो अराउंड 13 हेक्टर्स के आसपास है। तो फर्स्ट फेज़ में इन 3 साइट पे जो ड्रेज मटेरियल है उसको डिस्पोज करने की एक कोशिश की जा रही है। एक बार हम इसमें कामयाब होंगे तो बाकी जगह पे इसको अपस्केल किया जाएगा और आई थिंक थ्रू आउट पूरे स्ट्रेच में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। फर्स्ट फेज में 3 कौन सी साइट्स हैं? 3 कुल्लू में है और एक जिया में हमारी साइट है, एयरपोर्ट के पास है। तो ये 3 साइट्स जो 13 पॉइंट समथिंग स्क्वायर हेक्टर्स का है, तो उसमें जो ड्रेज मटेरियल है उसको हम डिस्पोज करने के मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हमने एप्लीकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहुंचा दी गई है, उन्होंने कुछ क्वेरीज रेज किया है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और एक पूरे सब डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डिज़ास्टर को जल्दी मिटिगेट करने के लिए आगे से आगे स्टेप ले सकें। कुछ वक्त पहले कुल्लू रामपुर के मध्य बसे समेज में जो हुआ वैसा हादसा अगर मनाली के बाहंग जैसी घनी आबादी वाले इलाके में हुआ तो इसका अंजाम जितना भयावह होगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। प्रकृति को दोष देने से बेहतर है प्लानिंग में सुधार लाना, वरना समेज जैसी कहानियां फिर से दोहराई जा सकती हैं। कुल्लू से मनाली तक यह वादियां आज भी हसीन लगती हैं, लेकिन क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि ये बर्बादी की मिसाल बन जाएं? राजनीति से ऊपर उठकर इस डिजास्टर जोन को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल कोई एक्सक्यूज काम नहीं आने वाला। इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस आज इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।